force between two magnets। मान लो जैसे कि ये स्मॉल मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी इसका M1 है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो M2 है। इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। हमें इन दोनों के बीच में फोर्स बताना है। तो हमें मालूम है कि अगर इस मैग्नेट की वजह से बात करें, मैग्नेट 1 की वजह से अगर मैग्नेट 2 पर बात करें, तो इसकी मैग्नेट 1 की वजह से 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कितना होगा? यानी हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट 2m1 बाई 4 पाई r3, है ना। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट 1 एट बार मैग्नेट 2। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dB1 बाई dr इक्वल टू जाएगा माइनस म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा 6m1 बाई 4 पाई r2 पावर 4। मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और हमारे पास यहाँ F2 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स है वो आ जाएगा M2 dB1 बाई dr। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 6m1 M2 डिवाइडेड बाई 4 पाई r2 पावर 4। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और भी कैसे से बच्चों ने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम यहाँ भी वो एप्लीकेबल है। ओके, मान लो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो ये बार मैग्नेट यहाँ रखा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका M1 इस डायरेक्शन में है, और दूसरी बार मैग्नेट मान लो ऐसे रखी हुई है। पूछा जाए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो भी बता सकते हैं हम लोग। तो ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और इसका जो M2 है वो इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास में एक सिस्टम है, दो बार मैग्नेट्स हैं। हमें बताना है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। फाइंड दी रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। इनके बीच में मैंने एंगल मान लिया 60 डिग्री मान लिया। तो आप देख रहे हो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ? तो नेट हो जाएगा M1 का होल स्क्वायर, M2 का होल स्क्वायर, 2m1 M2 cos 60 का स्क्वायर रूट, और M नेट इक्वल टू आ जाएगा M1 का होल स्क्वायर, M2 का होल स्क्वायर प्लस M1 M2 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा, ये आंसर है। और क्या, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, अगर इस बार मैग्नेट की जो लेंथ मैंने लिया है 12 है, मतलब पोल टू पोल डिस्टेंस 12 है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर होगा। तो अभी आप देख रहे हो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, ये माइनस M इधर, ये प्लस M है, M इंटू 12 होगा। लेकिन अगर इस बार मैग्नेट को हम ब्रेक करें, मान लो इस तरह से अगर ब्रेक किया, मान लो हमने,
मान लो ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है, तो इस केस में क्या होता है कि पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी चेंज नहीं होती है, यानी इसकी पोल स्ट्रेंथ वही बनी रहती है। तो अगर ये नॉर्थ है मान लो या साउथ है मान लो, और ये नॉर्थ है, तो इसका मतलब माइनस एम है और ये प्लस एम। तो यहाँ क्या होगा, ये नॉर्थ ये साउथ ही बना रहेगा, ये नॉर्थ हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ ये साउथ रहेगा और ये नॉर्थ इधर था से। तो ये जो लेंथ है यहाँ, ये एल है और ये लेंथ एल है, तो इसका हो जाएगा एम डैश, तो इसका भी क्या हो जाएगा एम डैश। तो एम डैश क्या लिखोगे लेकिन आप यहाँ एम इंटू एल, क्यों, क्योंकि पॉलिस्टेन चेंज नहीं होती है। तो ये कितना आ गया, एम बाई 2 आ जाएगा, बस लेंथ छोटी हो गई है। दूसरा केस, अगर मान लो इसको ऐसे ब्रेक ना करके ऐसे ब्रेक किया हो, ये लेंथ 12 ही है लेकिन इसको ब्रेक ऐसे किया हो, जब ऐसे ब्रेक करेंगे तो उसकी पॉली स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब इस तरह से ब्रेक किया हाफ हाफ, तो पॉली स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेंथ अभी भी इसकी 12 है। तो ये मान लो यहाँ साउथ था, तो माइनस एम है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसकी पॉली स्ट्रेंथ प्लस एम है, तो इसकी पॉली स्ट्रेंथ हो जाएगी माइनस हाफ, माइनस एम बाई 2, माइनस एम बाई 2, इसको हो जाएगी प्लस एम बाई 2 और इसको जाएगी प्लस एम बाई 2। तो इसका हो जाएगा, मान लेते हैं एम डबल डैश, तो इसका भी क्या होगा एम डबल डैश, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो एम डबल डैश क्या लिखोगे आप, 2L इंटू एम बाई 2, यानी अल्टीमेटली इसका भी कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जैसे मेंस हुआ या MSCT हुआ या बोर्ड हुआ, उसमें पूछे जाते हैं। खैर एडवांस में तो मुझे नहीं लगता कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक और केस जैसे लेते हैं, ये तो सर ब्रेक करने पिछले वाला एग्जांपल में सर बोलो। सर पिछले एग्जांपल में साउथ पोल इतने दोनों एक साथ कैसे हो सकते, क्लोज रिपेल नहीं होगा? मैंने इसी को तो ब्रेक किया ना, तो जब ब्रेक सर किया नहीं तो सर, इधर क्या पहले बनेगा, वाले एग्जांपल को। इसमें ये मैं ना हाँ इसकी बात सर कर रहे हैं ना पहले आप, वाला है। तो हाँ सर वो फोर्स 60 बिटवीन, डिग्री वाला। अच्छा 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, रिपेल करेंगे, वो तो हमने पकड़ के रखा हुआ, क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली रिपेल करेंगे। हमने ऐसे हाथ से क्या हम नहीं पकड़ सकते ऐसे, देखा है ना आपने, मैग्नेट को दो को पास ला सकते हैं ना हम लोग फोर्सफुली। हाँ सर समझा, थैंक यू। जैसे और भी एग्जांपल है, मान लो इसी मैग्नेट को, इस मैग्नेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी मैग्नेट को मैंने सेमी सर्कुलर शेप दे दिया, तब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि मान लो ये हमारे पास में ये माइनस एम है, यानी ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है, तो ये प्लस एम हो गया। तो इसकी टोटल लेंथ कितना लिया था हम लोगों ने, ये 12 लेंथ है और इसकी रेडियस मैंने मान लिया कि r है। यहाँ दरअसल इन दोनों के बीच में इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई है, वो हो गई 2r। यहाँ इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m डैश, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m इंटू 2r। अब आपको मालूम है 2l को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई r लिख सकते हैं, यानी यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 2l बाई पाई ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2m और r की वैल्यू होगी 2l बाई पाई, यानी यहाँ का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हो गया 2 इंटू 2ml बाई पाई, तो इसका हो जाएगा 2m बाई पाई, क्या हो जाएगा 2m
बाई पाई, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक, अच्छा इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसकी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो या इसी के पहले बता लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैंने आपको पहले बोला है कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो हमारे पास में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से रहेगी। ओके, जैसे ये भी ले सकते हो आप। इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी। और अगर उसकी बात करें बाहर मैग्नेट की, जो कि स्ट्रेट है मान लो, तो यहाँ माइनस एम है, यहाँ प्लस एम है, ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये इसका एक्सिस है, ये इन्फिनिटी से घूम के वापस आ रही है। अगर इस लाइन की बात करेंगे तो ये ऐसे होगी, इस लाइन की बात करेंगे तो ये ऐसे होगी, इस लाइन की बात करेंगे तो ये लाइन्स ऐसे होगी, और यहाँ से लाइन्स ऐसे घूम के ऐसे भी आ रही होंगी कुछ लाइन्स से। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है इसकी, और हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ओके, सर वो मैग्नेट वाला दिखा दीजिए ना, हॉर्स शू वाला। हाँ सर, एक मिनट। लिख लीजिए। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें हमारा रहेगा, जैसे वहाँ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो हमने देखा कि उसका नेट फोर्स क्या रहता, जीरो, और टॉर्क भी जीरो आ सकता है, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो होता है हमेशा, और नेट टॉर्क भी जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वैसा यहाँ भी है, यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स तो जीरो होगा डेफिनेटली, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। क्या होगा, क्या कंडीशन बताते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब डेफिनेटली इसमें फोर्स तो जीरो होगा। तो नेट फोर्स ऑन बार मैग्नेट इज ऑलवेज जीरो। तो मान लो ये हमारे पास में ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, यानी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा है ये? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। और ये बार मैग्नेट इस तरह से है। तो यहाँ ये प्लस एम है, तो ये बी है, तो इसको फोर्स इधर लगेगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि एम क्या पॉलिश स्टोन तो मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं एक तरह से। तो एम इंटू बी ये फोर्स हो गया। उसी तरह यहाँ क्या होगा माइनस एम, तो इसको फोर्स अपोजिट लगेगा, जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वैसे ही। और ये जो एंगल यहाँ बना रहा है ये थीटा है, और इसकी एम की डायरेक्शन क्या है यहाँ इधर है। ये ऐसे रोटेट करना चाहिएगा। तो टॉर्क के बारे में हम बात कर भी चुके थे। तो टाउ इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ? बेसिक से जानना चाहो तो बता सकता हूँ मैं कि मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो अगर ये सेंटर पर नहीं है, ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई है मान लो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 12 है। तो आप देख रहे हो कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा हुआ, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ? तो ये आ जाएगी एक्स साइन थीटा ना। उसी तरह इसकी लाइन ऑफ एक्शन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये एंगल भी तो क्या है यहाँ? ये भी तो थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ? वाई साइन थीटा। तो ये किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा। तो एम बी एक्स साइन थीटा प्लस एम बी वाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम, हो जाएगा एक्स प्लस वाई बी साइन थीटा। और ये क्या हमारे पास में है? तो 2l इंटू बी साइन थीटा, यानी हमारे पास में क्या हो गया? m इंटू 2l, ये कैपिटल M है, तो एम बी साइन थीटा ये टॉर्क होगा। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? m क्रॉस b वेक्टर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू जीरो हो गया तो टॉर्क जीरो हो गया, थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो टॉर्क जीरो हो गया। ठीक, उसी तरह वहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ भी आ जाएगा सेम। वहाँ क्या था? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए था वही सेम यहाँ के लिए हो गया, है ना। अब इसमें एक और चीज होता है, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। तो जनरली इसको जनरली क्या मतलब ज़्यादातर टाइम इसको यूज़ किया जाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यानी इट इज यूज्ड टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल component, horizontal component of Earth's magnetic field, है ना।
तो देखो कैसे इसको कैसे यूज किया जाता है। तो दरअसल होता है क्या है, एक बॉक्स होता है ये, और ये इसके सपोर्ट्स होते हैं। और यहाँ एक वायर होता है, और यहाँ ये मैग्नेट होती है। ठीक है, तो इससे हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा है, यहाँ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इस तरह से है। BH है। इसका अगर मैं टॉप से देखूं मान लो इसको, तो इसका टॉप व्यू कैसा नजर आएगा अपने को। तो ये मैग्नेट ऐसा नजर आएगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, और ये अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में ही है। जब आप इसको रोटेट कराते हैं मान लो, तो ये क्या करेगा, अगर रोटेट करा के हम इसको छोड़ते हैं तो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो उसका टाइम पीरियड मिलेगा अपने को। उस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ये BH फैक्टर आता है, मतलब ये टर्म भी मिलेगी आपको BH। इसका मतलब उस टाइम पीरियड मिल गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, तो आप BH फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो आप देख रहे हो कि एंगल थीटा रोटेट कर गया मान लो। तो इसको फोर्स क्या, क्योंकि नॉर्थ पोल तो इधर है तो इसको फोर्स इधर लगेगा ना, इसको फोर्स इधर लगेगा, तो क्या करेगा, इसे रोटेट करके वापस आना चाहेगा। तो हम लोग, ये हमें मालूम है कि इसका टॉर्क क्या है यहाँ इस केस में। तो जब इसको थीटा रोटेट किया तो ये है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, यानी ये बी क्या है, BH है, तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। तो हमें यहाँ से इसका क्या होगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। जब हम लोग इसको ऑसिलेट कराएंगे इस वाले इंस्ट्रूमेंट में, तो आप देखोगे टाइम पीरियड हमें वहाँ से फाइन मतलब मिल ही जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आप देखोगे कि BH की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। देखो कैसे, स्मॉल ऑसिलेशन की जब बात करते हैं तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा हो गया MBH इक्वल टू I इंटू अल्फा इंटू थीटा। यानी आप देख रहे हो कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, MBH बाई इंटू थीटा, यानी इसको कंपेयर करेंगे इससे तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, रूट MBH बाई I, और यहाँ से हो गया 2 पाई बाई कैपिटल T। तो टाइम पीरियड मिल ही जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मैग्नेट का पता होगा ही, M आपको पता होगा ही, तो BH मिल जाएगा यहाँ से। तो टाइम पीरियड कितना रहा इससे, 2 पाई रूट I बाई MBH। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बार मैग्नेट का कैसे देखना है। तो बात ये आती है कि मान लो ये बार मैग्नेट है हमारे पास में, थोड़ा बड़ी साइज में बना लेता हूँ। तो
अगर हमने मान लो ऐसे इसको सस्पेंड किया तो ये लेंथ तो हमें पता ही है कि 12 है, ये हाइट ले लेते हैं h है और इसकी जो विड्थ है वो w है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखो, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करेगा ना, तो इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा, अगर इसका मास मैं मान लो m0 मान लेता हूँ, तो m0 इंटू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 2l का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 ना, जहाँ m0 क्या है, मास ऑफ बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरह इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से देखेंगे इसको। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है ना, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऊपर का दिखा दीजिए ना। ये ना सर थोड़ा नीचे। ऊपर वाला पार्ट या ये, इसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ सर। हो गया सर। ठीक है। तो ये बार मैग्नेट के बारे में बात हो गई है ना? किस तरह से हमने रिलेट किया है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। इसके जितने भी एग्जाम्पल है ना, 8 तक, 1 से लेकर 8 तक जितने भी एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, मैं आपको जैसे ऊपर बोला पहले शुरुआत में कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो मूविंग चार्जेस की वजह से होता है। तो जब ये पता चल गया कि मूविंग चार्जेस की वजह से होता है, तो अरिस्टेट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किए, करंट कैरिंग वायर को लेकर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसने ये तो मालूम था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल्स है, वो मूव कर रहे हैं। तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए। तो फाइनली यही पता चला कि इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा वहाँ, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के चारों जब देखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड था। तो इसका मतलब किसकी वजह से जनरेट हुआ, तो मेन रीजन वही था कि वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी वजह से वो जनरेट हुआ है। ठीक, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये उसने बताया नहीं था। उसके लिए हम बात करेंगे बायोट सावर्ट लॉ। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने फाइनली एक लॉ बनाया। ये एम्पिरिकल लॉ है, यानी किसी से डेराइव नहीं हुआ है। जैसे कूलम्ब्स लॉ था वैसे ही ये लॉ है, यानी एक्सपेरिमेंट बेसिस पर ही ये लॉ इन्होंने डिजाइन किया है। ओके, तो सीधा पॉइंट पे आता हूं मैं। बायोट सावर्ट लॉ, ये जो लॉ इन्होंने दिया है, इट इज ओनली फॉर स्मॉल करंट कैरिंग वायर। इट इज
it is valid for only small current carrying वायर। जैसे कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। आप कहेंगे सर हम तो वो भी क्या इनफाइनाइट प्लेन का भी तो किया था, इनफाइनाइट प्लेन का किया था, लेकिन स्मॉल एलिमेंट लेकर उसको इंडिकेट करके तो वैल्यू फाइंड करी थी हम लोगों ने, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो उसी तरह ये लॉ भी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि इट इज वैलिड फॉर ओनली स्मॉल करंट कैरिंग वायर, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। तो क्या लॉ है तो समझते हैं। इन्होंने स्मॉल एलिमेंट किया, मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ, स्ट्रेट है ये, है ना, यानी ये स्ट्रेट वायर की मैं बात कर रहा हूँ। ये डेल्टा एल स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें जो करंट जा रहा है वो आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसके मिड पॉइंट से देखते हैं हमेशा। कहाँ से देखेंगे? मिड पॉइंट से, किसी आर डिस्टेंस पर। इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, तो यहाँ से आर डिस्टेंस की बात करेंगे। ये आर वेक्टर ले लेता हूँ मैं, और ये एंगल थीटा है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कितना करंट इस स्मॉल एलिमेंट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, यानी यहाँ एंगल कितना है, डेल्टा एल और आर के बीच में एंगल क्या है, और डेल्टा एल की डायरेक्शन हमेशा आई की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन में ही डेल्टा एल की डायरेक्शन लेना है। तो यानी करंट और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है उसका साइन लेना है, साइन है ना, एंगल ऑफ साइन की बात करेंगे हम लोग। और 1/r², यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। इन सबको जब कंबाइन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उन्होंने बताया μ0/4 डेल्टा एल साइन थीटा बाई r² है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। पहले ये भी समझ लेते हैं कि म्यू नॉट क्या है। इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और यहाँ जो इसकी आती है μ0/4 इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर इंटू आई, तो कहाँ गया, बाई एम्पियर। टेस्ला मीटर बाई पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू होगी। और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। ओके, इसका वेक्टर फॉर्म में इन्होंने फॉर्मूला दिया, डेल्टा बी वेक्टर इक्वल टू होगा μ0I डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई 4πr², या μ0I डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4πr³। तो ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। इसका मैग्नीट्यूड ऊपर लिख लिया, ये वेक्टर फॉर्म। हाँ पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? सर एक और बार बताए ना वो स्टार्टिंग से। अच्छा, एक बार वो गाना गाना है, गा लेते। मैं ये कह रहा हूँ
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कहा किस आर डिस्टेंस पर, यानी इसके मिड पॉइंट से देखना है ना, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर जाना है। ये जो डेल्टा एल एलिमेंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पर। तो इन्होंने कहा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लेते हैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेल्टा एल जो एलिमेंट हमने लिया उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें डेल्टा एल मतलब उसकी लेंथ कितना है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनके बीच में एंगल क्या है, डेल्टा एल और आर के बीच में, यानी उसका साइन थीटा लेना है। और 1/r², यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। उन्होंने जब कंबाइन किया तो फिर ये फॉर्मूला उन्होंने बताया कि फाइनली ये फॉर्मूला मिलेगा अपने को, ठीक है, जहाँ म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, और उसकी जो वैल्यू है वो ये आती है, यानी म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, और वेक्टर में ऐसा लिखना है। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला वेक्टर में ऐसा लिखना है, तो उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दरअसल वो किधर है, क्योंकि डेल्टा एल की डायरेक्शन किधर लेना है, डेल्टा एल की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल जो कि स्मॉल एलिमेंट इज ऑलवेज along the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ इन्होंने डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर या डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर कैप लेने का मतलब क्या था। इनके कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर दरअसल वो अंदर की तरफ है। ये भी समझ लेते हैं कि इसको क्रॉस कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये पॉइंट याद रखो, एरो वाला। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको डॉट नजर आएगा, इधर से देख रहे हो तो, अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको क्या नजर आएगा, क्रॉस नजर आएगा। क्रॉस नजर मतलब एरो है, ये एरो अगर है तो एरो, इसका मतलब इस केस में एरो किधर है, यहाँ पी पॉइंट पर एरो अंदर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन इनसाइड दी प्लेन है। इसका मतलब अपने को एरो का ये पूंछ नजर आ रहा है, इसका टेल नजर आ रहा है, तो क्रॉस, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ है। तो इन्होंने इससे देखा डेल्टा एल क्रॉस आर वेक्टर करो, डेल्टा एल किधर है, डेल्टा एल की डायरेक्शन ये है और आर वेक्टर इधर है। ये एंगल थीटा स्मॉलर एंगल लेते हुए चलना होता है, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखना है। हरी बात सुन में, तो राइट हैंड थंब रूल, तो फिंगर तो थंब किधर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, प्लेन के अंदर की साइड में। फिंगर्स को स्मॉलर एंगल कर लेके जाना है, तो फिंगर आप देखो राइट हैंड थंब रूल में, तो थंब किधर जा रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के इनसाइड। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ है। भाई क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ना, मैंने पहले बोला क्रॉस प्रोडक्ट समझ के आइएगा अच्छे से, नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। क्लियर है भाई, ये डेल्टा एल क्रॉस आर वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने कहा, इन्होंने ही बनाया है फॉर्मूला, तो इन्होंने कहा यानी जो आर वेक्टर बनेगा और जो डेल्टा एल वेक्टर बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है कि, इन्होंने ऐसा कहा, तभी तो ये फॉर्मूला ऐसा डिजाइन किया इन्होंने। बात समझ में आ गई ना, ये जो प्लेन बना रहे हैं ना डेल्टा एल और आर वेक्टर, ये जो प्लेन बना रहे हैं यहाँ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो इस केस में इस आर पॉइंट आर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड है। भाई ये समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये बड़े काम का फॉर्मूला भाई। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें हैं वो सब इससे कर सकते हैं, तभी तो लॉ है, ठीक है। अब इसको मैं पहले वायर की वजह से तो निकालेंगे, पहले पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं, फिर वापस आएंगे इस पॉइंट पर। तो नेक्स्ट हमारे पास में, यानी इसी लॉ को अप्लाई करके मैं पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड करूंगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो क्या होगा देखो। अच्छा एक चीज और देखोगे आप, यहाँ आपने जैसे सुना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वो यहाँ भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। वो भी प्रूव कर दूंगा मैं मैथमेटिकली। तो यहाँ कैसे करेंगे, इस ऊपर वाले लॉ को यूज करेंगे। तो मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में ले रहा हूँ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में होती है। तो ये मान लो v स्पीड से जा रहा है, इस पर चार्ज q है मान लो। तो इससे r डिस्टेंस पर अपने को बताना है कि इस जगह पर ये r वेक्टर ले लिया मैंने, ये एंगल थीटा मान लिया है ना। तो हमें यहाँ बताना है क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मान लो ये v से उधर जा रहा है, तो मान लो डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में ये जो डिस्टेंस चला मान लो डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल को क्या लिख सकते हो आप, v डेल्टा टी लिख सकते हो ना। यानी अगर इसको वेक्टर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एल वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर डेल्टा टी लिख सकते हो, उस फॉर्मूले में रखो। तो डेल्टा बी वेक्टर, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से देख रहे हैं इसलिए मैं बी वेक्टर ले सकता हूँ इसको। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डेल्टा एल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी वेक्टर डेल्टा टी क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। मैं डेल्टा टी को बाहर ले लेता हूँ। तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डेल्टा टी, ये हो गया वी वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू क्या होता है, मैंने लिख दिया यहाँ क्यू बाई डेल्टा टी। मान लो डेल्टा टी टाइम की तो बात करा, तो मान लो डेल्टा टी टाइम में जो करंट फ्लो किया वो आई है, यानी चार्ज कितना गया वहाँ से क्यू, तो क्यू डेल्टा टी, यानी इसका मतलब आई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। तो बी वेक्टर इक्वल टू हो गया म्यू नॉट क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, या म्यू नॉट क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। भाई ये मैं बताता हूँ, कई बार बच्चे को समझ में नहीं आता, मैं लिख तो देता हूँ। आर कैप इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर होता है ना। तो वैसे अदर बुन में रहता है कि सर ने क्या लिख देते हैं बार बार, आर कैप बाई आर स्क्वायर इधर ले देते हैं, इधर आर वेक्टर बाई आर क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि वो इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता है उसको। तो ये हमारे पास में किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये आ गया। अब यहाँ देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वी वेक्टर इधर की तरफ है, आर वेक्टर इधर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर ही हुआ। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्यू चार्ज पार्टिकल की वजह से इधर होगा ना, और बी अंदर है। तो आप देखो दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ऐसा करते हैं, मैं आर कैप की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई कैप डिवाइडेड बाई क्यू। मैं इस वैल्यू को इस वाले में रख देता हूँ। तो हमारे पास आ गया बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर
वी वेक्टर क्रॉस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई क्यू ई वेक्टर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, पहले तो वेक्टर है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल हो जाएगा म्यू नॉट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू, और यहाँ क्या हो गया वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यहाँ देखो आप 4 पाई से 4 पाई क्यू से क्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, हमारे पास आ गया अल्टीमेटली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इनटू वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग ये देखेंगे कि वी सी इक्वल टू होता है दरअसल रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में ऐसा है। तो एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट भी वही है और म्यू नॉट भी वही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू होती है दरअसल वो लाइट की स्पीड निकल के आती है, मैक्सवेल इक्वेशन से। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से वहाँ से इनको डिराइव किया गया है सी को, तो दरअसल ये वैल्यू निकल के आती है। तो इससे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे ना, ये वैल्यू दरअसल निकल के है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो थ्योरेटिकली भी ये वैल्यू आती है ना, और प्रैक्टिकली भी ये वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, तो ये हो गया वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये आ गया बी वेक्टर। तो आप देखो यहाँ बी और ई के बीच में एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। इस रिलेशन का भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। भाई क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से गाना गा सकता हूँ। हाँ बोलो सर, इसका थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिखाइए ना। सर और ऊपर। यही ना, हाँ सर, हाँ सर। लिख लीजिए। हाँ सर, हो गया। बोलिए। हाँ हो गया, सर, ओके। ये भी लिख लो। सर हाँ बोलिए। आप लास्ट का पार्ट फिर से बता सकते हो? बता देते हैं, रुको एक मिनट। देखो यहाँ क्या क्या मैंने, ये तो समझ में आ गया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी ये जो फॉर्मूला है तो हाँ समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट हाँ नहीं है ना। नहीं। मैंने क्या क्या देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये भी इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से आर कैप निकाल लिया, या आर कैप निकाल लिया, तो आर कैप मैंने क्या किया इसमें रख दिया है, इस जगह पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से इसमें से आर कैप निकाला और वहाँ रख दिया मैंने, ओके। और उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई क्यू, इसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया वी क्रॉस ई निकाल लिया। अब ये सब कट जाता है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्यू भी कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बचा। अब दरअसल ये 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ दरअसल सी होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया 1/c² हो गया ना हमारे पास में, तो ये तो है ही। हाँ और ये जो वैल्यू है ये 1/c² होता है, देखो ना यहाँ से इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। हाँ सर। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, इस रिलेशन का ध्यान रखना और क्या। अब जैसे अभी हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो चलो इसको यूज करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे और क्लियर होगा आपको। एक तो चार्ज पार्टिकल की वजह से ले रहा हूँ,
तो मान लो जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास में, ये एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि जो क्यू है ना उसको विथ साइन लेना है, ध्यान रखना है। क्यू क्या होगा, क्यू को हमेशा विथ साइन लेना है, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो क्यू विल बी पुट अप विथ साइन, क्योंकि उस हिसाब से अगर मान लो नेगेटिव होता तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, इस केस में बाहर की तरफ होता, अपनी साइड प्लेन के परपेंडिकुलर। इसलिए क्यू को हमेशा विथ साइन रखेंगे, इसलिए मैंने क्यू को पॉजिटिव रखा है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, अ चार्ज पार्टिकल is moving in a circle with constant speed. As shown in figure. Then find the magnetic field at center of the circle and along the axis of the circle. ओके यानी इस तरह से हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है जो घूम रहा है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने मान लिया आर है, तो ये इसका ओरिजिन हो गया 0,0,0, और पार्टिकल जो है, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है जो वो सर्कल में घूम रहा है। क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसका मास मान लेते हैं एम है मान लो, तो क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये v स्पीड से घूम रहा है। ओके हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, एक तो सेंटर पे चाहिए, तो मैं इधर से देख रहा हूँ इसको, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो ऐसा करते हैं जनरल पॉइंट पर निकाल लेते हैं, पहले तो इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है x, 0,0 है ना, हमें इस पॉइंट पर चाहिए और इसकी रेडियस अपने को दे रखी है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। डायरेक्शन तो चेंज करेगी इसकी, कैसे करेगी वो बताता हूँ मैं आपको। तो मैं इस पार्टिकल को यहाँ मान के कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उससे निकालना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ तो मुझे ये ऐसा नजर आएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, और ये हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस। मैंने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल मान लो किसी इंस्टेंट पर यहाँ है, तो इसकी वेलोसिटी इधर है ना। हमें किस पॉइंट पर चाहिए, हमें इस पॉइंट पे, यानी चार्ज पार्टिकल मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं है ना, वहाँ ले लेते हैं। तो ये इसकी वेलोसिटी तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ है, इसकी वेलोसिटी इधर कहीं है ना। तो ये ऐसे दिख रहे हैं अपने को वो वेलोसिटी मान। अब इस पॉइंट की अगर आप बात करो ध्यान से समझिएगा, देखो इस पॉइंट को, तो
हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पर चाहिए, तो ये इसका आर वेक्टर तो ये वाला हुआ ना, आर वेक्टर तो हो ना, ये तो जेड एक्सिस का पार्ट है, जेड एक्सिस है, उसके मतलब नहीं उससे, तो आर वेक्टर तो ये हुआ ना इसका। यानी अगर मैं ये आर वेक्टर ये हुआ, तो अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ अलोंग दी जेड एक्सिस, अगर मैं देखता हूँ जेड एक्सिस यानी नेगेटिव एक्सिस की तरफ मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे ये ऐसा नजर आएगा ना, ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट पी यहाँ होगा, और ये हमारे पास में क्या है, ये वाई एक्सिस है, तो अपने को उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नजर आएगी ना ऐसे। ये बात समझ में आई सबको? पहले तो विजुलाइज हुआ मैंने क्या कहा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। अब आप यहाँ देखो कि ये आर वेक्टर तो ये हुआ ना इसके लिए, यानी प्लेन कौन सा बन रहा है, इसका मतलब बी वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। इसका मतलब v और r का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो b वेक्टर किधर मिलेगा आपको, इधर मिलेगा ना। ये लॉजिक समझ में आया? b वेक्टर किधर मिलेगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट p पर, इधर मिलेगा नहीं मिलेगा? बस हो गया काम, मुझे मालूम था। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0,0 और इसके ये तो 0,0,0 है। भाई बात समझ में आई? सर वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा क्या क्या सर बी वेक्टर? बी वेक्टर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, एक्स वाई प्लेन में ही है बी वेक्टर। तो यार बेटा लगाओ ना यार क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने क्या कहा आपसे, जब तक क्रॉस प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा टॉपिक नहीं समझ में आएगा। सोचो से थोड़ा बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करो, हाँ थोड़ा घोड़े दौड़ाओ अपनी बुद्धि के। भाई बी वेक्टर किधर लिया, के कैप डायरेक्शन में, पॉजिटिव के कैप डायरेक्शन में बी वेक्टर, जेड एक्सिस के अलाउंग। समझ में आया? तो बी वेक्टर उधर है, आर वेक्टर इधर है, बी और आर